5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर के सर्किट हाउस पहुंची बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। सर्किट हाउस पर आज जन सुनवाई का आयोजन किया, साथ ही सभी विभाग के साथ बैठक ली। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान होने वाली समस्या के साथ उनके समाधान को लेकर सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। संगीता बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जन सुनवाई में मुख्य रूप से ऑनलाइन क्लासों की समस्या ज्यादा सामने आई है, क्योंकि कोरोना को लेकर अभी स्कूलें खुली नहीं है और बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता बनी हुई है। सबसे ज्यादा यह शिकायत भी सामने आई है कि ऑनलाइन क्लास के बुरे लक्षण सामने आए हैं। इससे बच्चों की आंखें खराब हो रही है। किसी के यहाँ एक फोन है और बच्चे 2 हैं तो उनकी पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। वहीं कुछ अभिभावकों की शिकायत आई है कि स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस की वसूली कर रहे हैं। हमने सभी मुख्य बिंदुओं पर गौर करते हुए इन समस्याओं को नोट कर लिया है और जल्द ही इन समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। इस टाइम पर हमारी जरूरत भी बन गई है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों के बहुत सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं, हेल्थ पे भी आ रहे हैं उनके। स्पेशली बच्चों पेरेंट्स की शिकायत आ रही है कि उनके आंखों में जलन होने लगी है। कुछ बच्चे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चे ओबीज भी हुए हैं। इसके साथ साथ बच्चों के जो है सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं घर के अंदर, और मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी तरफ ये दिक्कतें भी आ रही हैं कि किसी घर में एक मोबाइल है और 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे एक मोबाइल के साथ में कैसे पढ़ाएं। इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हमें जन सुनवाई के दौरान मिली। और स्कूल्स में फ़ीस कई जगह पर बढ़ाई जा रही है और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे उनसे फ़ीस वसूलने का काम किया जा रहा है, हाइक भी हो रहे हैं। तो ये सब समस्या ऐसी है जो इस स्पेशल सिचुएशन में बनी है, लेकिन उसके लिए हमारे आयोग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई है और उस एडवाइजरी को अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है। इस पर ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे शेयर करी गई हैं। आप कितना इंटरवल रखिए, कहाँ बच्चों को किस तरीके से देना है, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, उनके हेल्थ पे उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह का काम आयोग कर रहा है और आयोग पूरी तरीके से सतर्क है। आज हमने यहाँ पे लगभग सारे डिपार्टमेंट बुलाए। यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट आए हैं, एजुकेशन आए हैं, चाइल्ड लाइन आए हैं, लेबर डिपार्टमेंट आए हैं, हमारा महिला बाल विकास आया है, और अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट आई है, और हमारे अपने अधीक्षक आए हैं यहाँ पर, जो हमारे गृह हैं उनके, हमारे जो बाल अधिकारिता विभाग से आए हैं, यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से आए हैं। तो लगभग हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पर आए हैं, और हम चाइल्ड लाइन आए हैं, यहाँ पे ASU है। सभी लोग मिलके एक्चुअली हमारा उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के दौरान क्या क्या हम लोग ने समस्याएं, चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं डिपार्टमेंट्स के पास, क्योंकि डायरेक्ट इन लोग काम कर रहे हैं, और इन चैलेंजेस के ऊपर इन लोगों ने क्या क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस लिए हैं और आगे भविष्य में हम लोग क्या करने वाले हैं उनके ऊपर। हमारी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष महोदया हैं संगीता बेनीवाल मैडम, उनकी अध्यक्षता में आयोग ने ये डिसीजन लिया था कि हर ज़िले में जाकर के वहाँ की कोविड-19 के अंदर का जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो हर डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आयोग है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, चाइल्ड लाइन है, होम्स हैं, उनके अंदर वो लोग किस तरह से इसको वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, और उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए किस तरह से इन कोविड-19 के अंदर भी उनका साथ दे रहे हैं। तो अभी आज हम लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आया है, जहाँ की शिकायतें ये थी कि फ़ीस को लेकर के बच्चे परेशान थे, और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, जिसकी निर्देशिका एक बार आयोग निकाल चुका है इन डिपार्टमेंट्स को। और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी कुछ आ रही थी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट इस टाइम बड़ा सतर्क है और उसको इस सतर्कता से काम कर रहा है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस, अगर ये लॉकडाउन बंद होता है तो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स तैयार रहें। और बाकी विभाग हमारा साथ काम कर रहा है। सारे हमने होम्स का विज़िट किया और सभी होम्स के अंदर सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी
और चाइल्ड फ्रेंडली व्यवस्थाएं हमें नज़र आई। और अभी हम आयोग से 2 मेंबर्स आए हैं, श्रीमती वंदना व्यास जी और मैं नुसरत नकवी। और यहाँ पर चाइल्ड लाइन और STU जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट वाले ये लोग भी आए। इनका भी काम काफ़ी सराहनीय है और ये लोग सतर्क हैं कोविड-19 को लेते हुए। और जहाँ बच्चे के संरक्षण की बात आती है तो ये लोग प्रायोरिटी के अंदर उसका काम करें। सकारात्मक सोच व अतिरिक्त सावधानी से ही कोरोना बचाव है। मास्क का निःशुल्क वितरण। लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव हेतु 3 लेयर मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। आज लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज की ओर से मास्क का वितरण किया गया, जो कि शहीद वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान पार्क में बांटे गए और ऑडियो कैसेट द्वारा भी जन जागरूकता फैलाई गई और उन्हें समझाया गया कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बार बार हाथ धोएं, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें और अन्यत्र इधर उधर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकें और ज़रूरत हो जब भी घर से निकले, ज़्यादा बाहर न निकलें। और ये मास्क आभा गांधी द्वारा बनाए गए हैं, जो कि पहले भी विभिन्न स्थानों पर हमने बांटे और अभी भी ये काम आगे भी जारी रहेगा और यही बचाव का एकमात्र उपाय है कि आप मास्क हमेशा लगाए रखें। लायन आभा गांधी। पीड़िता सिविल लाइन थाने में दर्ज मामले को लेकर पहुंची SP ऑफिस। बलात्कार पीड़िता ने बताया आरोपी और उसका परिवार उस पर राजीनामे का बना रहा है दबाव। पीड़िता चाहती है इंसाफ। सुरजीत कपूर हूँ। ये पीड़िता मेरे पास आई थी कि प्रयाग जैन ने मेरे साथ मतलब रेप किया है कार में और मुझे गंदे गंदे मैसेज दिए हैं, यहाँ तक कि इसको धमकी भी दी, अगर तू राजीनामा नहीं करेगी तो तेरे को जान से मरवा देंगे। तो मैं आज इनके लिए SP के पास जा रही हूँ, न्याय मांग रही हूँ और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए जो किसी लड़की के साथ गलत करते हैं, उसका भविष्य बिगाड़ते हैं। उसने शादी का वादा किया तो शादी करनी चाहिए थी उसको, तो उसके साथ ऐसा क्यों करा। मैं SP के पास जा रही हूँ, उसको न्याय दिलाऊंगी। सुरजीत कपूर, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष। मिस्टर प्रयाग जैन नाम है उसका। उसने मेरे साथ कार में शारीरिक संबंध बनाए, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे नशीला पदार्थ पिलाया, उसके बाद वो कहीं ले गया। जी 16 तारीख की घटना है। उसके बाद 23 को मैंने अपने भाई को बताया ये सब। उसके बाद मैंने अपने एडवोकेट को बताया, उन्होंने 24 को आगे एप्लीकेशन भेजी, उसके खिलाफ FIR करी। फिर 1 जुलाई को मेरे मेडिकल्स वगैरह हुए और उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। कंटिन्यूसली उसकी फैमिली से मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं धमकी भरे कि हम तुझे जान से मार देंगे और राजीनामा कर ले। ये सब अननोन नंबर से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। बस मैं SP से सेफ्टी मांगना चाहती हूँ। जी नहीं, मैं प्रयाग के साथ नहीं पढ़ती थी। 1 वर्ष पूर्व मैं उससे स्नैपचैट पे मिली थी, वहाँ पे मेरी बात हुई थी उससे। उसके बाद मेरी काफ़ी सारी मुलाकात हुई उसके साथ, लगातार हम घूमने वगैरह गए और ऐसे रिलेशन चला हमारा। उसने मेरे से शादी का वादा किया और वो एंड मोमेंट पे जब मेरे साथ उसने रिलेशंस बना लिए, उसके बाद उसने मुझे मना कर दिया, शादी से इनकार कर दिया। जी हाँ, उसने लाइक अश्लील बातें करनी, वीडियो कॉल्स करने, ये सब उसने किया मेरे साथ। लगातार मेरे से अश्लील बातें करता रहा, कारों में हरकतें करनी, गंदी गंदी ये सब। तो आज कोर्ट में बयान हुए आपके? जी हाँ, मेरे आज बयान हुए हैं। लास्ट जो एंड 154 के बयान हुए हैं आज, और मैं जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करवाना चाहती हूँ। दैट्स इट, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा खतरा है, उसकी फैमिली से। आज SP के पास भी जा रहे हैं आज आप? जी हाँ, अभी मैं SP के पास जा रही हूँ। मैंने एप्लीकेशन दी है अपनी सेफ्टी के लिए। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज नर्सिंग कर्मियों ने विभाग के मुख्य द्वार पर अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर कार्डियोलॉजी विभाग को बंद करने की मांग करी। वहीं स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाए क्योंकि सब लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और अस्पताल से डॉक्टर और नर्सिंग पॉजिटिव मिलने के बाद हम सबको वहम लगा हुआ है। जल्द से जल्द हमारी मांगे मानी जाए। कार्डियोलॉजी विभाग की बिल्डिंग सीज की जाए जिससे संक्रमण फैलने में रोकथाम हो। जी मैम, किस तरह का प्रदर्शन किया है? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कम से कम 1 वार्ड लेडी है, डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ हैं। उनमें अभी 2 दिन से पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे अब कोई भी, पहले तो
ओल्ड आईसीयू वगैरह ये भी जो भी चल रहे हैं, तो पेशेंट आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। तो इससे कम्युनिकेबल डिजीज फैलने का, संक्रमण फैलने का स्टाफ ही ड्यूटी दे रहा है। फिर भी ये जो नर्सिंग स्टाफ है वो कंटिन्यू ड्यूटी पे आ रहे, तो कम से कम इनको 14 दिन का क्वारंटाइन करा जाए, जिससे ये और बिल्डिंग है जो सील की जाए, जिससे आगे की तरफ है जो ये पहले नहीं आगे की तरफ संक्रमण है। आपका नाम? चंद्रमुखी चौधरी, कार्डियोलॉजी, ओल्ड आईसीयू। अजमेर में आज एक बार फिर कोरोना वायरस की दुखद खबर सामने आई। आज सुबह से कोरोना वायरस का मामला नहीं आया था, लेकिन सिविल लाइन थाना के एएसआई पॉजिटिव निकलने के बाद आज दोपहर में 5 पॉजिटिव मामले सामने आए। ब्यावर के 2 परिवारों के 5 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन सभी को आइसोलेट वार्ड में भर्ती कर लिया गया और इनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है और साथ ही इनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया गया। आसपास के क्षेत्रों में सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का काम भी किया जा रहा है। आज की बात करें तो अभी हमारे पास जेएलएन हॉस्पिटल में कोई पॉजिटिव मरीज भर्ती नहीं हुआ है आज की तारीख में, लेकिन कल जो मरीज भर्ती हुए उसमें एक सिविल लाइन थाने के एएसआई महोदय थे, ब्यावर के रहने वाले, एक पुष्कर से नगर निगम के कर्मचारी थे और इसके अलावा भी दो व्यक्ति पुष्कर के और थे। वो सब जानकारी है आप लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी जो रिपोर्ट हमारे पास पॉजिटिव आई है उसमें 5 पेशेंट ब्यावर के पॉजिटिव आए हैं, जो अभी ब्यावर में ही भर्ती हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली 2 फैमिली के हैं और उनके फैमिली के लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ एक पॉजिटिव करके भर्ती हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये कहानी तो पॉजिटिव की नई मरीजों की हुई। इस वक्त अभी हमारे पास सस्पेक्ट वार्ड में पॉजिटिव वार्ड में 29 पेशेंट हैं, उसमें से 3 मरीजों को हम उसमें भेज रहे हैं कोविड केयर सेंटर में। बाकी मरीज जो भर्ती हैं उनमें से 2 पेशेंट सीरियस हैं, एक वेंटिलेटर पर हैं, एक हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, 3 मरीज़ बाईपैप मशीन पर हैं, 6 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। तो ये हम सबको सीरियस ही मानते हैं इस तरीके से। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 35 से भी अधिक मरीज़ हैं, जिनमें से 3 मरीज़ बाईपैप मशीन पर हैं। जो इसके अलावा जो पेशेंट हैं वो सभी ठीक हैं और हम उनकी रिपोर्टों का वेट कर रहे हैं। जो अगर उनकी रिपोर्टें ठीक आएंगी तो और मरीजों को भी हम कोविड केयर सेंटर में भेज पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी जो चर्चा चल रही थी कि अभी ये जो है कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है, मेरा मानना ये है कोरोना मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ी तो है, लेकिन इसका कारण हम स्वयं हैं। हमने ये मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना वही है। हमारे दिमाग से कोरोना का डर ख़त्म हो गया है। किसी चीज़ के अच्छे संचालन के लिए थोड़ा डर होना आवश्यक है, और जब तक हम इससे बचे रहेंगे, इस बीमारी से, तो ही हम इससे बचे रहेंगे, क्योंकि अभी तक भी हमारे पास में कोई इसकी पुख्ता दवा या पक्का वैक्सीन नहीं है। इसका बचाव ही इकलौता उपचार है, और बचाव का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता साधन मास्क है। अगर हम मास्क को नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो हमें इससे बचने में आसानी रहेगी। जो स्टडीज़ हमारे पास में आई हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर हम मास्क का प्रयोग करते हैं तो अगर चाहे हम कितने भी पॉजिटिव हों, कितने भी आसपास कितने पॉजिटिव इकट्ठे हों, कितने क्लोज कांटेक्ट में हों, हमारी संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। 2 बातें हमें ध्यान रखनी है, मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करना है और ग्रुप में लंबे समय तक नहीं रहना है। अगर आप और हम लोग अब यहाँ आप लोग इकट्ठे हैं, कोई बात नहीं, 2, 4, 5 मिनट अपना काम करें और डिस्पर्स हो जाइए। लंबे टाइम तक एक जगह पर ग्रुप में नहीं रहिए। कांटेक्ट की संभावना 2 वजह से बढ़ती हैं। एक तो बहुत पास रहते हैं हम, 2-3 मीटर से कम डिस्टेंस पर, 2 मीटर से कम डिस्टेंस पर, और लंबे टाइम तक रहते हैं। 1-2 मिनट आप और हम मिले, नमस्ते हुई, और आप अलग अपनी जगह, मैं अपनी जगह, संक्रमण की संभावना बहुत कम है। मास्क पहन लिया तो बहुत कम है। अगर बिना मास्क के भी आप पहनना ही नहीं चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि बिना मास्क के घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। कोई भी वजह से आपने कोई कारण है, मुझे नहीं पता क्या कारण हो सकता है इसका, तो मास्क मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। ये मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी की जन सुनवाई। आमजन को अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। सांसद भागीरथ चौधरी ने बिजली के बिल माफी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं प्रतिबंध निदेशक राजफेड को लिखा पत्र, रखी मांग। किसानों को टोकन जारी, लेकिन खरीद केंद्रों की क्षमता पूर्ण होने पर खरीद कार्य रुका। किसान हुए परेशान। कोरोना के बादल अभी छुपे नहीं, कोरोना के बीच जीना सीखना पड़ेगा। और वहीं मानसून की दस्तक अब हो चुकी है। इससे प्रशासन को अपने पूर्ण इंतजाम कर कमर कस लेनी चाहिए। यही है कि अभी कोविड-19 कोरोना महामारी, अभी संकट के बादल अभी पूरे छटे नहीं हैं। अभी भी अब ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। मेरा तो ये सबसे पहले यही कहना है कि इस
कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन तक तो हर व्यक्ति अलर्ट था और उसको दहशत भी थी कि भाई नहीं जो कुछ है, अब वो थोड़े लापरवाह सा हो रहे हैं। तो मैं तो सभी अजमेर लोकसभा क्षेत्र के आम जनता से ही निवेदन करना चाहूँगा कि अब ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है और जब बहुत ही ज़रूरी कार्य है तो ही घर से बाहर निकले, बाकी घर के वहीं रहना चाहिए, बगैर बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। और जहाँ भी सार्वजनिक जगह हो, कहीं भी हो, 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूसरा, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ी रहे उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। काढ़ा है, चाहे दूध के साथ हल्दी है, इस तरह का, ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहे, ताकि वो ये वायरस उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। गर्म पानी पीना है, इस तरह का एक वो है। क्योंकि मानसून सर पे है, मानसून को लेके क्या तैयारियां हो सकती है प्रशासन से, आपने क्या देखिए अब की बार जो मानसून विशेषज्ञ और सारे जो हो रही है भविष्यवाणी ये है कि अब की बार मानसून बहुत अच्छा समय पर भी आ गया है और सामान्य से भी अधिक मानसून की वर्षा होने वाली है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी तो मेरा यही है कि आज सबसे बड़ा संकट है वो पानी का है और आने वाले समय में भी संकट पानी का होने वाला है। तो इस पानी को संचय कैसे करें, पानी का संग्रह कैसे करें, इसके लिए प्रशासन को देखना चाहिए। जितने भी चाहे शहरों में हो चाहे गाँव में हो तालाब हैं, उनकी जो मोरियाँ हैं, जो आवक के जो मार्ग हैं, उनको दुरुस्त समय पर दुरुस्त कर रहे हैं, पर और भी उनको मुस्तैदी से करना चाहिए। दूसरा, ये बिसलपुर डैम है, अब की बार बहुत अच्छी, अभी भी वहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है। एक बहुत ही अच्छी वर्षा हो जाए तो ये तालाब बिसलपुर डैम भर सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखा है कि चाहे शहर हो चाहे गाँव में हो, पानी की जितने सप्लाई होनी चाहिए वो पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। वो पानी की सप्लाई इनको करनी चाहिए। आज के 1.5 साल पहले, 1 साल पहले तो स्थिति ये थी कि पानी की कमी थी बिसलपुर डैम में। अब की बार तो पानी की पर्याप्त मात्रा है, उपलब्धता है, तो इनको शहरों चाहे गाँव में पानी देना चाहिए। और सभी तालाब है, मोरियाँ हैं, उनको समय रहते ही इनको ठीक कर देना चाहिए। दूसरा, सामान्य से अधिक बारिश आ रही है तो कहीं बाढ़ का खतरा नहीं हो, उसके लिए भी इनको मुस्तैदी से प्रशासन को उसकी ध्यान रखना चाहिए, ताकि कहीं जनहानि और धनहानि नहीं हो, इसके ऊपर भी इनको पहले से मुस्तैदी से विचार करना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि कोरोना की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? मतलब देखिए ये अभी आपको पता कि इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये जब बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी कह रहे हैं, सारे सब कुछ कह रहे हैं कि भाई हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, अनावश्यक हमें घर से बाहर नहीं जाना है, और ऐसी स्थिति के अंदर हम सबको सावधानी रखने की ज़रूरत है। हम जहाँ सार्वजनिक जगह पर हम घर से बाहर निकले तो हमें मास्क कवर लगा के रहना है, दूरी डिस्टेंस बना के। आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? कुछ तैयारी करी है? क्योंकि इतने बढ़ रहे हैं, आने वाले समय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं अजमेर शहर में। देखिए आपकी तरफ से प्रशासन को या कुछ देखिए, तैयारी की तो सारी सब कुछ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरी गाइडलाइन दे रखी है। सही, पर यहाँ पे तो बहुत स्थिति खराब होने वाली लग रहा है, क्योंकि मामला बढ़ ही रहा है। देखिए जून में जो बाद में पूरा लॉकडाउन ऑफ हो 7 दिन के लिए बाद में बंद है, लॉकडाउन हो गया, हाँ हो गया ना उधर। तो सर वो स्थिति देखते आप अजमेर में क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आम जनता से भी कि वो लापरवाही नहीं बरते। दूसरा, प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, पर इस अनलॉकडाउन में भी जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तो उन पर सख्ती बरतनी चाहिए। और जहाँ भी भीड़ भड़के देखे हैं, जो सारे नियम बने हुए हैं, अभी वैश्विक कोरोना महामारी है, ये संकट बढ़ता जा रहा है, तो इस समय में पूरी मुस्तैदी से प्रशासन को भी लगना चाहिए और आम जन को भी इसके अंदर और पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत है, वरना एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि हमारे अजमेर में भी
ये कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव मरीजों की, तो इसलिए प्रशासन को भी हम सबको भी, आपने ये नहीं बताया क्या तैयारी? देखिए मैं बता दूं आपको, केंद्र की सरकार से, मैं एक सांसद हूँ अजय, केंद्र की सरकार से राज्य सरकार को इस कोरोना वैश्विक महामारी से इसकी तैयारी के लिए, इसकी रोकथाम के लिए प्रचुर मात्रा में हर दृष्टि से सहयोग मिल रहा है। अब राज्य सरकार को और हमारे चिकित्सा मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के प्रशासन को इस पर मुस्तैदी से, मैंने देखा कि जो क्वारंटाइन कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही बरती जा रही है, उसको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। वहाँ क्या वाकई में होम क्वारंटाइन करने की स्थिति में है क्या, वहाँ ऐसी जगह है क्या, क्या अलग से इस तरह का, तो इनको भी इसके ऊपर पूरा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं इस कोविड-19 से पार पाने के लिए, इसके लिए पूरी मदद दी जा रही है और बाहर समय समय पर गाइडलाइन भी दी जा रही है। पर गाइडलाइन को उसकी पालना कराने का काम तो प्रदेश सरकार और राज्य यहाँ प्रशासन का है। सर, एक लाइटों के बिल को लेके पब्लिक में वो है, लाइटों के बिल ज़्यादा आ गए थे, उन पर छूट मिलने वाली थी, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। देखिए मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूँगा कि जब देखिए सबसे बड़ा संकट, चाहे वैसे तो गरीब से लेकर अमीर तक सब संकट में इस कोरोना वैश्विक महामारी में आया है, क्यों मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है। परंतु सबसे ज़्यादा तो जो मीडियम क्लास है, सारे सब कुछ है, एक बेचारे किराने की दुकान वाला है, एक कपड़े की दुकान वाला है, और भी है, चाहे घरों में हो, एक दुकान वाला उसकी शटर बंद थी और उस टाइम में भी उसके बिजली के बिल, एवरेज बिल में इतने बिल ला दिए गए। ऐसे लघु उद्यमी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर है, आम जन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 महीने का बिजली का बिल सबका सब, आम जनता से लेकर चाहे छोटा व्यापारी हो, सबके 3 महीने का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि इन्होंने इतना ही है, इन्होंने 31 मई तक कहा कि 31 मई तक जो बिल जमा करा देंगे उनके कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मैं सैकड़ों बिल दिखाता हूँ, 31 मई तक बिल जमा करा दिए, फिर भी पेनल्टी लगा के उनसे पैसे वसूल किए गए। ये दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि इनकी नेता प्रियंका जी, वो ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कह रही है योगी जी को कि आप बिजली का बिल 3 महीने का माफ करिए। आज इनको देखना चाहिए, पहले आपको पता है देश की आज़ादी के पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि रेशमी वस्त्र जला डालो, पहले अपने घर में थे वो जला डाले, तो फिर हम हिंदुस्तान की आम जनता आवाम ने उसका अनुसरण किया। जब प्रियंका जी ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो उपदेश दे रही है कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ होने चाहिए, और जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ बिजली के बिल माफ नहीं है। बहुत जगह मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो MD साहब को, हम गए थे, हमारा जब हम जाके उनको खेकी बोल के आए थे, हम ज्ञापन दे के आए थे, और कलेक्टर साहब को कहा था कि आप तो ये कह रहे हो एवरेज में जो 3 लाख रुपए इंडस्ट्री थी, 3 लाख के बिल के 6-6 लाख 9-9 लाख रुपए बिल एवरेज बिल भेज रहे हो आप, ये कहाँ का न्याय है। मैं तो कहूँ बिजली का बिल माफ होने चाहिए पूरे के पूरे, परंतु दुर्भाग्य है कि इन्होंने बिजली के बिल माफ क्या किया, उन्होंने इनको डबल कर दिया, जबकि 90,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में इस बिजली डिपार्टमेंट को 90,000 करोड़ रुपए की सहायता दी, और 4,446 करोड़ समथिंग राजस्थान सरकार, जो तीनों, जो जयपुर, अजमेर और जोधपुर, तीनों जो हैं जहाँ MD बैठते हैं, इनको 4,446 करोड़ रुपए के लगभग इनको वहाँ के सहायता के रूप में दी है, परंतु इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं। बात चल रही है डीजल पेट्रोल की, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा। आज हाँ मानते हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ है, परंतु लॉकडाउन के समय में राज्य सरकार ने 4 दफे लॉकडाउन के समय में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए, वो इनको नहीं दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, वास्तव में पता है किसानों की जब बोनी का समय आ गया है, और इस टाइम किसानों के लिए और आम जन के लिए ये बड़ी समस्या है। परंतु ये जो पैसे अभी बढ़े हैं, आपको पता है
अभी देश के ऊपर चारों तरफ से कोरोना इस वैश्विक महामारी तो आई है, उसके अलावा चाइना विस्तारवादी, तो इन सबको और सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी एक एक पैसा का सदुपयोग कर रहा है। परंतु ये राज्य सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के समय में 4 दफे इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, इन्होंने बिजली में कुछ ही छूट नहीं दी, उल्टे डबल पैसे वसूल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सिनेवल इलाके में शनिवार सुबह एक कार तेज गति से आती हुई 2 ठेलों को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसी। मौके पर मौजूद एक ठेला चालक कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर खड़े लोग कार के पास पहुंचे, वही ठेले चालक की हालत बिगड़ते देख क्षेत्रवासियों व कार चालक ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं डॉक्टरों के अनुसार ठेला चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह के समय तेज गति से आती हुई कार ने अपना संतुलन खो दिया। कार 2 ठेलों को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसी। जी अंकल, क्या वारदात हुई थी, क्या घटना थी और कितने समय की बात है? तकरीबन 6:45 बजे की घटना है। मित्तल साइड से एक तेज़ी से गाड़ी आती है बिना नंबर की और यहाँ 2 ठेलों को डैमेज करती हुई, एक ठेला वाला है पोए का ठेला लगाता है, उस ठेले वाले के टक्कर मारी और उस बंदे की स्थिति बहुत ख़राब है। उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया, 108 को फ़ोन करा, 108 टाइम पे नहीं आई, फिर टेम्पो में डलवा के उसको भिजवाया। और यहाँ 3-4 लड़कियाँ थी पास में, वो बाल बची है, वरना बहुत बड़ी घटना होती। और मतलब कुल मिलाकर के ना इस रोड की स्थिति यह है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ ब्रेकर होना चाहिए, इनकी पुण्यवर्ती नहीं हो। ये हादसा कैसे हुआ और क्या था, गाड़ी चालक कौन है? गाड़ी चालक का मालूम नहीं है, अननोन था, गाड़ी के नंबर भी नहीं है, नई गाड़ी थी और उधर से आया तेज़ी से। वो पहले एक ठेले के टक्कर मारी, फिर उसके पास में पोए वाले का ठेला था, उस पोए वाले का टक्कर मारी। दोनों ठेलों की स्थिति आप देखो, आप बड़ी। घटना में मौजूद थे, आपने क्या देखा? हम यहीं बैठे थे, यहीं से सामने देख रहे थे। तो मतलब गाड़ी चालक किस तरीके से आ रहा था? या तेज़ी से आ रहा था, तेज़ी से आकर के अब कैसे अनबैलेंस हुआ पता नहीं, रोड पे कोई था भी नहीं। आपका नाम? करतम मीणा। बड़लिया गांव में गौ हत्या के प्रयास, इंसानियत को किया शर्मसार, गाय के काटे चारों पैर, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। अजमेर में आज फिर मानवता एक बार शर्मसार हुई। आदेश नगर थाना क्षेत्र के बड़लिया गांव में क्रूरता की सारी हदें पार हो गई और मुख्य प्राणी गाय के चारों पैर काट दिए गए, जिस कारण गाय लाचार होकर वहीं पर गिर पड़ी। मामले की जानकारी मिलते ही गाय मालिक कुलदीप मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि गाय के चारों पैर घायल अवस्था में है, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण इकट्ठा होने लगे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। साथ ही मौके पर आदेश नगर थाना पुलिस पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। पुलिस कर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाड़िया के रहने वाले कुलदीप ने वहीं के रहने वाले सोहन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी गाय के पैर सोहन ने काट दिए। मौके पर पहुंचे और गाय को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। वहीं इस तरह की हरकत के कारण अभी तक सामने नहीं आए। वहीं सोहन की भी तलाश जारी है। मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते यह क्रूरता की गई है। आज सूचना मिली कि गांव बड़लिया में गाय को किसी ने पैर काट दिए और कुलदीप ने रिपोर्ट दी है कि सोहन वीरम ने ये गाय सोहन सूरता ने गाय के पैर काटे, जिस पर मैं मौके पर आया हूँ। गाय का मेडिकल के लिए भिजवा रहे हैं। जिसके खिलाफ रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और गाय को मेडिकल के लिए भिजवाया जा रहा है। कारण क्या बताया? कारण तो इन्होंने कोई सोच बताया नहीं, जब तक वो नहीं आएगा जब तक पता नहीं चलेगा कारण का। ठीक है। ये एक गौ हत्या के प्रयास से किया गया एक कर्म है और जो सोहन सिंह उर्फ सुरता जी है वो उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो हमेशा ही ऐसे कार्यक्रम करता है गांव में और उसके आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सारे उसके वजह से भी एग्री रहते हैं, नाराज़ रहते हैं उससे। और ये सुबह भाई ने मेरे को बोला कि सोहन ने अपनी गाय के 4 पैर काट दिए। तो मैं आया यहाँ पे देखा मैंने, तो गाय की हालत बहुत ख़तरनाक है, वो खड़ी भी नहीं हो सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती वो गाय। और उसके दोनों जो चारों पैर है आगे और पीछे वाले दोनों बुरी तरीके से कटे हुए हैं। और बड़े भाई वो रिपोर्ट देने गया था और वहाँ रिपोर्ट दर्ज भी हो गई है। वो वहाँ से पुलिस कार्रवाई करके पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिले। उसे सारे गांव वाले के खिलाफ उसके विरोध में है। अभी बहुत सी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित होने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम सायर सिंह रावत।